क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर नंबर 3 भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ भाग 2 जो शेष हिस्सा है उसकी हम चर्चा करेंगे। संविधान केवल इस बात का संदर्भ ग्रंथ नहीं है कि सामाजिक न्याय के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय के अर्थ को प्रसारित करने की संभावनाएं भी निहित है। सामाजिक न्याय की समकालीन समझ को ध्यान में रखते हुए अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या में सामाजिक आंदोलनों ने भी न्यायालयों और प्राधिकरणों की सहायता की है। कानून और न्यायालय ऐसी संस्थाएं जहां प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों पर बहस होती है। संविधान वह माध्यम है जो राजनीतिक शक्ति को सामाजिक हित की ओर प्रवाहित करता है और उसे सुसंगत बनाता है। आप देखेंगे संविधान में लोगों की सहायता करने की क्षमता निहित है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय के आधारभूत मानदंडों पर आधारित है। जैसे ग्राम पंचायतों से संबंधित निर्देशक सिद्धांत एक संशोधन के रूप में संस्थानम द्वारा संविधान सभा में लाया गया था। 40 साल के बाद 1992 के 73वें संविधान में एक संवैधानिक विधेयक बन गया। अगले भाग में आप इस विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ। पंचायती राज के आदर्श। पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद होता है 5 व्यक्तियों द्वारा शासन। इसका अर्थ गांव एवं अन्य जमीनी स्तर पर लचीले लोकतंत्र की क्रियाशीलता से। मूल स्तर से लोकतंत्र का विचार हमारे देश में विदेश से आयातित नहीं है, लेकिन ऐसा समाज जहां असमानताएं अत्यंत तीव्र हैं, लोकतांत्रिक भागीदारी को लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर बाधित किया जाता है। जैसा कि आप इस अध्याय में समाचार पत्रों की रिपोर्टों में आगे देखेंगे, ऐसे गांव में पारंपरिक रूप से जातीय पंचायतें रही हैं, लेकिन ये हमेशा प्रभुत्वशाली समूहों का ही प्रतिनिधित्व करती रही हैं। इनका दृष्टिकोण प्रायः रूढ़वादी रहा है। ये लगातार लोकतांत्रिक मानदंडों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत निर्णय लेते रहे हैं। जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें पंचायतों की कोई चर्चा नहीं की गई थी। उस समय एक सदस्य ने इस मुद्दे पर अपने दुख, क्रोध और निराशा को प्रकट किया था। ठीक उसी समय अपने ग्रामीण अनुभव का उल्लेख करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने तर्क दिया कि स्थानीय कुलीन और उच्च जाति लोग सुरक्षित परिधि से इस प्रकार घिरे हुए हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब होगा भारतीय समाज के पद दलित लोगों का निरंतर शोषण। निस्संदेह उच्च जातीय जनसंख्या के इस भाग को चुप करा देंगी। स्थानीय सरकार की अवधारणा गांधी जी को भी प्रिय थी। वे प्रत्येक ग्राम को स्वयं में आत्मनिर्भर और पर्याप्त इकाई मानते थे जो स्वयं अपने को निर्देशित करें। ग्राम स्वराज को वे आदर्श मानते थे और चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भी गांव में यही शासन चलता रहे। देखें आप यहाँ पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था। इसकी संरचना एक पिरामिड की भांति है। संरचना के आधार पर लोकतंत्र की इकाई के रूप में ग्राम सभा स्थित होती है। इसमें पूरे गांव के सभी नागरिक शामिल होते हैं। यही वह आम सभा है जो स्थानीय सरकार का चुनाव करती है और कुछ निश्चित उत्तरदायित्व उसे सौंपती है। ग्राम सभा परिचर्चा और ग्रामीण स्तर के विकासात्मक कार्यों के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में निर्बल की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। संविधान 73वें में संशोधन ने 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की। यह अनिवार्य हो गया कि प्रत्येक 5 वर्ष में इसके सदस्यों का चुनाव होगा। इसने अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए निश्चित आरक्षित सीटें तथा महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीटें उपलब्ध कराई। इससे पूरे जिले के विकास को प्रारूप निर्मित करने के लिए जिला योजना समिति गठित की। पहली बार 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रूप में मौलिक और प्रारंभिक स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत शासन का परिचय मिलता है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की। अब यह अनिवार्य हो गया कि स्थानीय स्वशासन के सदस्य गांवों तथा नगरों में हर 5 साल में चुने जाएं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि स्थानीय संसाधनों पर अब चुने हुए निकायों का नियंत्रण होता है। 73वें व 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रों की स्थानीय निकायों के सभी चयनित पदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया। इसमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यह संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार निर्वाचित निकायों में महिलाओं को शामिल किया, जिससे यह निर्णय लेने की शक्ति मिली। स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, जिला परिषदों आदि में 1/3 पदों पर महिलाओं का आरक्षण। 73वें संशोधन के तुरंत बाद 1993-94 के चुनाव में 8 लाख महिलाएं एक साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ी। वास्तव में महिलाओं को मताधिकार देने वाला यह एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान पड़ने वाला
संवैधानिक संशोधन पूरे देश में 1992-93 से लागू है। ये देखिए, पंचायती राज के बाद महिलाओं को जो अधिकार मिला और उनके किए गए कार्यों के बाद से उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व। संविधान के अनुसार पंचायत को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ व अधिकार दिए जाने चाहिए। सभी राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्थानीय प्रातिनिधिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करें। पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व प्रमुख हैं। आर्थिक विकास के लिए योजनाएं व कार्यक्रम बनाना, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व एकत्र करना, सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाना, पंचायतों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कल्याण के कार्यों में शामिल है कि श्मशान व कब्रिस्तानों का रखरखाव, जन्म और मृत्यु के आंकड़े रखना, मातृत्व केंद्रों और बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना, पशुओं के तालाब पर नियंत्रण, परिवार नियोजन का प्रसार और कृषि कार्यों का विकास। इसके अलावा सड़कों के निर्माण, सार्वजनिक भवनों के निर्माण, तालाबों व स्कूलों के निर्माण जैसे विकासात्मक कार्य भी इसमें शामिल हैं। पंचायतें कुटीर उद्योगों के विकास में भी सहयोग करती हैं और छोटे सिंचाई कार्यों की भी देखभाल करती हैं। बहुत सी सरकारी योजनाएं जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना आदि पंचायत के सदस्यों द्वारा संचालित होती है। संपत्ति, व्यवसाय, पशु, वाहन आदि पर लगाए गए कर, चुंगी, भू राजस्व आदि पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत है। जिला पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान पंचायत के संसाधनों में वृद्धि करते हैं। पंचायतों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाएं जिसमें प्राप्त वित्तीय, ये देखिए किस प्रकार से पंचायती राज मिनिस्ट्री ने ट्रांसफर किए फंड, सहायता के उपयोग से संबंधित आंकड़े लिखे हुए। यह व्यवहार यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया कि जमीनी स्तर के सामान्य जन के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके और पंचायतों के सारे कार्य जनता के समक्ष, लोगों के पास पैसों के आवंटन की छानबीन का अधिकार है। साथ ही वे यह भी पूछ सकते हैं गाँव के कल्याण और विकास के लिए किए गए निर्णयों का कारण क्या है। कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों की भी स्थापना की गई। कुछ छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार इनके पास होता है। ये जुर्माना लगा सकते हैं लेकिन कोई सजा नहीं दे सकता। एक ग्रामीण न्यायालय प्रायः कुछ पक्षों के आपसी विवादों में समझौता कराने में सफल होते हैं। विशेष रूप से ये तब प्रभावशाली होते हैं जब किसी पुरुष द्वारा दहेज के लिए स्त्री को प्रताड़ित किया जाए या उसके विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई की जाए। जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज। बहुत से आदिवासी क्षेत्रों के प्रारंभिक स्तर के लोकतांत्रिक कार्यों की अपनी समृद्ध परंपरा रही है। हम मेघालय से संबंधित एक उदाहरण दे रहे हैं। गारो, खास और जयंतिया तीनों ही आदिवासी जातियों की सैकड़ों साल पुरानी अपनी राजनीतिक स्थितियाँ संस्थाएं रही हैं। ये राजनीतिक संस्थाएं इतनी सुविकसित थीं कि ग्राम, वंश और राज्य के स्तर पर ये बड़ी कुशलता से कार्य करती थी। जैसे खासियों की पारंपरिक राजनीतिक प्रणाली, प्रत्येक वंश की अपनी परिषद होती थी जिसे दरबार कुर कहा जाता था और जो उस वंश के मुखिया के निर्देशन में कार्य करता था। यद्यपि मेघालय में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं की परंपरा रही, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों का यह बड़ा खंड संविधान के 73वें संविधान के प्रावधान से बाहर है। शायद यह इसलिए क्योंकि उस समय की नीतियां बनाने वाले पारंपरिक राजनीतिक संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। विद्यार्थियों के लिए दलित जाति की कलावती चुनाव लड़ाई के संबंध में चिंतित थी। आज वह एक पंचायत सदस्य है और यह अनुभव कर रही है कि जब से वह पंचायत सदस्य बनी है तब से उसका विश्वास और आत्मसम्मान बढ़ गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब उसका अपना एक नाम है। पंचायत सदस्य बनने से पहले वह रामू की माँ या हीरालाल की पत्नी के नाम से जानी जाती थी। यदि वह ग्राम प्रधान पद का चुनाव हार गई तो उसे अनुभव होगा कि उसकी सखियों की नाक कट गई। वन पंचायत। उत्तराखंड में अधिकांश कार्य महिलाएं करती हैं क्योंकि पुरुष प्राय रक्षा सेवाओं के लिए बाहर नियुक्त होते हैं। खाना बनाने के लिए अधिकांश ग्रामीण लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वनों का कटाव पर्वतीय क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या है। कभी कभी पशुओं का चारा, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए औरतों को मीलों पैदल चलना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए औरतों ने वन पंचायतों की स्थापना की। वन पंचायत की औरतें पौधशालाएं बनाकर छोटे पौधों का पालन पोषण करती जिन्हें पहाड़ी ढालों पर रोपा जा सके। इसकी सदस्य आसपास के जंगलों के अवैध कटाई से सुरक्षा भी करती है। चिपको आंदोलन, जिसमें कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए औरतें उनसे चिपक जाती थी, इस क्षेत्र में ही प्रारंभ किया गया था।
निरक्षर महिलाओं के लिए पंचायती राज प्रशिक्षण। यह पंचायती राज प्रणाली की शक्तियों के प्रचार प्रसार का एक नवाचारी उपाय है। सुखीपुर और दुखीपुर नाम के दो गांवों की कहानी कपड़े की फड़ कहानी कहने का एक पारंपरिक लोक माध्यम के द्वारा प्रस्तुत की गई। दुखीपुर गांव में एक भ्रष्ट प्रधान थी बिमला। उसके गांव में स्कूल बनवाने के लिए पंचायत से धन लिया गया था, लेकिन उसका उपयोग उसने अपने परिवार का घर बनवाने के लिए किया। गांव का बाकी हिस्सा दुखी और गरीब था। दूसरी तरफ सुखीपुर गांव में एक साधारण वर्ग की औरत नजमा प्रधान थी। उसने ग्रामीण विकास के पैसे को गांव के भौतिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए खर्च किया। इस गांव में प्राथमिक चिकित्सालय, सड़कें व पक्के मकान थे। बसें यहाँ आराम से पहुंच सकती थी। लोक संगीत और चित्रमय पढ़ दोनों एक साथ समर्थ सरकार और भागीदारी प्रचार प्रसार के लिए उपयोगी हथियार थे। कहानी कहने का एक नया तरीका निरक्षर महिलाओं में जागरूकता फैलाने में बहुत प्रभावशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस प्रचार ने यह संदेश दिया कि केवल मतदान करना, चुनाव में खड़े होना या जीतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि किस व्यक्ति को क्यों मत दिया जाए, उसमें ऐसी क्या विशेषता होनी चाहिए कि वह आगे क्या करना चाहती है। गीत फड़ के माध्यम से कही गई कहानी सत्यनिष्ठा के पक्ष भी प्रबल करती है। जैसा कि समाजशास्त्री तिपलोट लोंगबरी ने कहा कि आदिवासी संस्थाएं अपनी संरचना और क्रियाकलापों में लोकतांत्रिक ही हों, यह आवश्यक नहीं है। बुरिया समिति की रिपोर्ट जिसने इस मुद्दे का अध्ययन किया है पर टिप्पणी करते हुए नोंगबरी ने कहा कि हालांकि पारंपरिक आदिवासी संस्थाओं पर समिति की चिंता प्रशंसनीय है, लेकिन यह स्थिति की जटिलता का आकलन कर पाने में असमर्थ रही। आदिवासी समाजों में प्रबल समतावादी लोकाचार पाया जाता है। इसके बावजूद उसमें स्तरीकरण के तत्व कहीं न कहीं उपस्थित है। आदिवासी राजनीतिक संस्थाएं केवल महिलाओं के लिए अहिष्णुता के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ने इस प्रक्रिया में विकृतियां भी उत्पन्न कर दी हैं, जिससे यह पहचानना मुश्किल है कि क्या पारंपरिक है और क्या अपारंपरिक। नोंगबरी, आप देखें ये जो बातें कही गई, यह आपको परंपरा की परिवर्तनशील प्रकृति की याद दिलाता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 1 और 2 में कर चुके हैं। लोकतंत्रीकरण और असमानता, अब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। जिस देश में जाति, समुदाय और लिंग आधारित असमानता का लंबा इतिहास हो, ऐसे समाज में लोकतंत्रीकरण आसान नहीं है। पिछली पुस्तक में आप विभिन्न प्रकार की असमानताओं से परिचित हो चुके हैं। अध्याय 4 में ग्रामीण भारतीय संरचना की और अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसी असमानता और लोकतांत्रिक सामाजिक संरचना को देखने के बाद यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि बहुत से मामलों में गांव के कुछ विशेष समूह, समुदाय जाति से संबंधित लोग न तो गांव की समितियों में शामिल किए जाते हैं, न ही उन्हें ऐसे क्रियाकलापों की सूचना दी जाती है। ग्राम सभा के सदस्य प्राय एक ऐसे छोटे से गुट द्वारा नियंत्रित व संचालित किए जाते हैं जो अमीर किसानों व उच्च जाति के जमींदारों के होते हैं। बहुसंख्यक लोग देखते भर रह जाते हैं और ये लोग बहुमत को अनदेखा करके विकासात्मक कार्यों का और सहायता राशि बांटने का फैसला कर लेते हैं। जमीनी और तृणमूल स्तर के विभिन्न अनुभवों को दिखाती है। एक रिपोर्ट दर्शाती है कि पारंपरिक पंचायतों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। एक रिपोर्ट दर्शाती है कि कुछ मामलों में पंचायती राज संस्थाएं कैसे आमूल परिवर्तन लाती है, जबकि एक रिपोर्ट यह आप देख लें यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सम्मान का प्रश्न, जहाँ की पंचायतें स्वयं को ग्रामीण नैतिकता का अभिभावक सिद्ध कर रही हैं। अक्टूबर 2004 का ऐसा पहला मामला जो सुर्खियों में रहा, जब चबर जिले के अंसादा गांव की पंचायत राठी खाप ने सोनिया के सामने यह शर्त रखी कि अगर उसे गांव में रहना है तो अपना गर्भपात करना होगा और अपनी शादी तोड़कर पति रामपाल को अपना भाई बनना पड़ेगा। उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी। उस दंपति का अपराध यह था कि उसने एक ही गोत्र में विवाह किया था। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम में भी इसे मान्यता देता है। सोनिया और रामपाल केवल हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर वहां की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा के बाद ही साथ रह सके। इसी तरह मुजफ्फरनगर के अंसारी जात की पंचायत ने पिछले साल यह निर्णय दिया कि अपने ससुर द्वारा बलात्कार होने के बाद इमराना अपने पति की मां बन चुकी है। मेरठ की एक पंचायत ने फैसला दिया कि अपने दूसरे पति द्वारा गर्भवती होने के बावजूद भी गुड़िया को पहले पति के पास लौट जाना चाहिए, जो कि 5 वर्ष बाद वापस आया था। इस तरह की पंचायतें, धन और विशेषाधिकारी भूमिका, ग्रामीणों की भूमिका। सुपा सरपंच सीट महिला के लिए आरक्षित कोटे में रखी गई थी, फिर भी पंचायत के निवासियों ने इसे प्रतिभागियों के पतियों के बीच की प्रतिस्पर्धा माना। एक तरफ सरपंच पद का उम्मीदवार था राम राय मेवाड़ा,
जो केकड़ी में एक शराब की दुकान का मालिक था, और दूसरी तरफ उसी गांव के जमींदार चंद्र सिंह ठाकुर। गांव वालों ने मेवाड़ा की असलियत खोल दी कि 2002-3 के सुखारात कार्य में उसने नकली नामावली बनाई थी। हालांकि उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस बार गांव वाले उसे पंचायत से बाहर देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ठाकुर को कड़े संघर्ष के लिए उसके सामने रखा। सुपा के निवासियों ने सरसों से निर्णय लिया कि मेवाड़ के विरुद्ध कड़े मुकाबले के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति ठाकुर ही है। अधिकाधिक भागीदारी और सूचना के लिए सामाजिक आंदोलनों और संगठनों की भूमिका। 24 जनवरी को धुरेला गांव कुशलपुरा पंचायत में एक सभा हुई। घोषणाएं करके बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें नारे सिखाए गए। दरवाजे दरवाजे जाकर लोगों को बताया गया। एक स्थानीय एनजीओ के अच्छी छवि वाले कार्यकर्ता ने चौपाल में सभा के लिए आने का लोगों से निवेदन किया। तारा स्थानीय एनजीओ द्वारा समर्थित प्रत्याशी का घोषणा पत्र पढ़ा गया। उसने एक छोटा सा भाषण भी दिया। उसका घोषणा पत्र, उसमें कहा गया था कि वे एक सरपंच के रूप में घूस नहीं लेंगे, प्रचार में 2000 रुपये से अधिक खर्च नहीं करेंगी आदि। लोगों की मत खरीदने के लिए और प्रचार कार्य के खर्च में सहयोग के लिए शराब और गुड़ बांटा जाता है और जीपों का खुलकर प्रयोग किया जाता है। एकत्रित गांव वालों के सामने भ्रष्टाचार की पूरी श्रृंखला स्पष्ट की गई। कम खर्च के चुनाव गरीबों की सहभागिता को स्वीकार ही नहीं करते, बल्कि वे भ्रष्टाचार मुक्त पंचायतों की संभावना भी प्रबल करते हैं। आप देख लें, अभ्यास के लिए विद्यार्थियों के लिए धन की भूमिका, जनता की भूमिका, महिलाओं की भूमिका चुनाव में किस प्रकार की होती है, इस पर विस्तार से विद्यार्थी आपस में चर्चा करेंगे। कैसे लोकतांत्रिक पैमाने काम नहीं कर पाते, क्योंकि हित समूह परिवर्तनों का विरोध करते हैं, उनके लिए केवल पैसा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकतांत्रिक राजनीति। आप स्मरण करें कि यह अध्याय लोकतंत्र की परिभाषा के उदाहरण के साथ प्रारंभ हुआ था। लोकतंत्र के शासन के रूप में जो जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए है। जैसे जैसे अध्याय आगे बढ़ेगा आप पाएंगे कि यह परिभाषा लोकतंत्र की आत्मा, उसके मूल अर्थ को तो पकड़ती हैं, लेकिन लोगों के एक समूह और दूसरे समूह के बीच के बहुत से विभाजनों को स्पष्ट नहीं करती हैं। आप देख चुके हैं कि किस प्रकार हित और चिंता अलग अलग है। भारतीय संविधान विषय के अनुभाग 2 में हमने देखा कि कैसे विभिन्न समूहों ने संविधान सभा में अपने अपने हितों और सरोकारों का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय लोकतंत्र की कहानी में हमने विभिन्न समूहों के हितों को भी देखा। हर सुबह के अखबार का एक दृष्टि मात्र से ही अनेक ऐसे उदाहरण दिखेंगे। विभिन्न समूह कैसे अपनी आवाज़ सुनना चाहते हैं और सरकार का ध्यान अपनी परेशानियों की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि सभी हित समूह तुलनीय हैं। क्या एक अशिक्षित किसान या एक शिक्षित कर्मचारी अपनी बात को सरकार के सामने उतने ही साफ तौर पर और विश्वसनीय ढंग से रख सकता है जैसे कि एक उद्योगपति? न तो उद्योगपति और न ही किसान या कर्मचारी अपनी बात को केवल व्यक्तिगत रूप में रखते हैं। उद्योगपति फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैम्बर्स, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जैसे संगठन बनाते हैं। कर्मचारी इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस या द सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस बनाते हैं। किसान कृषि संगठन बनाते हैं, जैसा कि शेतकरी संगठन, कृषि मजदूरों का अपना अलग संघ होता है। अंतिम पाठ में आप अन्य प्रकार के संगठनों और सामाजिक आंदोलनों जैसे आदिवासी एवं पर्यावरण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सरकार के लोकतांत्रिक प्रारूप में राजनीतिक दल मुख्य भूमिका अदा करते हैं। एक राजनीतिक दल को निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा सरकार पर न्यायपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की ओर उन्मुख संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो सत्ता हथियाने और सत्ता का उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के उद्देश्य से स्थापित करता है। राजनीतिक दल समाज को कुछ विशेष समझ और एक ऐसा होना चाहिए पर आधारित होते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में विभिन्न समूहों के हित राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं, जो उनके मुद्दे को उठाते हैं। विभिन्न हित समूह राजनीतिक दलों को प्रभावित करने के लिए कार्य करेंगे। जब किसी समूह को लगता है कि उसके हित की बात नहीं की जा रही है तो वह एक अलग दल बना लेता है या फिर से दबाव समूह बना लेते हैं जो सरकार ने अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। ये प्राथमिक रूप से वैधानिक अंगों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ स्थितियों में राजनीतिक संगठन शासन सत्ता पाना तो चाहते हैं, लेकिन वे इनकार कर देते क्योंकि उन्हें कुछ मानक माध्यमों द्वारा ऐसा अवसर नहीं मिलता है। ऐसे संगठन तब तक आंदोलन में बने रहते हैं जब तक उन्हें मान्यता नहीं मिलती। एक सप्ताह के समाचार पत्र पत्रिकाओं को देखें, उनमें से उदाहरणों को लिखें जहां हितों का संघर्ष हो।
विवादास्पद मुद्दों का पता लगाएं। उन तरीकों का पता लगाइए जिनसे संबंधित समूह अपने हितों का फायदा उठाते हैं। क्या ये किसी राजनीतिक दल का औपचारिक प्रतिनिधिमंडल है जो प्रधानमंत्री या किसी अन्य अधिकारी से मिलना चाहता है? क्या यह विरोध सड़कों पर किया जा रहा है? क्या यह विरोध लिखित रूप में अथवा समाचार पत्रों में सूचना के आधार पर किया जा रहा है? क्या यह सार्वजनिक बैठकों के द्वारा किया जा रहा है? ऐसे उदाहरणों का पता लगाइए। यह पता लगाइए कि क्या किसी राजनीतिक दल, व्यावसायिक संघ, गैर सरकारी संगठन अथवा किसी भी अन्य निकाय ने इस मुद्दे को उठाया है। भारतीय लोकतंत्र की कहानी के विभिन्न पात्रों के बारे में भी विद्यार्थी आपस में चर्चा करेंगे। हर साल फरवरी के अंत में भारत सरकार के वित्त मंत्री संसद के सामने बजट पेश करते हैं। इसके पहले हर रोज अखबार में खबर छपती है कि भारतीय उद्यमियों के संगठन, श्रमिक संघों, किसानों और महिलाओं के संगठनों ने वित्त मंत्रालय के साथ बैठक की। क्या ये सभी दबाव समूह समझे जा सकते हैं? ये विद्यार्थी चर्चा करेंगे इस पर। पहले व दूसरे दोनों ही क्रियाकलापों में बताया गया है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए सभी समूहों में समान क्षमता नहीं है। अतः कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि दबाव समूह की अवधारणा प्रबल सामाजिक समूह जैसे वर्ग अथवा जाति अथवा लैंगिक समूह आदि की शक्ति को हतोत्साहित करती हैं। वे यह अनुभव करते हैं कि यह कहना अधिक सही होगा कि प्रबल वर्ग ही राज्य को नियंत्रित करते हैं। यहाँ इस बात का यह अर्थ नहीं है कि सामाजिक आंदोलन और दबाव समूह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। 8वां अध्याय यही दर्शाता है। आप देखें दल के संबंध में मैक्स वेबर के विचार। वर्गों की वास्तविक स्थिति अर्थ प्रणाली के क्रम में, जबकि परिस्थिति समूहों का एक स्थान सामाजिक आर्डर में है, लेकिन दल शक्ति संरचना के अंतर्गत आते हैं। दलों की क्रियाएं हमेशा एक ऐसे उद्देश्य के लिए होती हैं जिनकी प्राप्ति एक नियोजित दृष्टि के लिए की जाती है। उद्देश्य एक कारण हो सकता है। दल का उद्देश्य किसी आदर्श या भौतिक आवश्यकता के लिए कार्यक्रम की वास्तविकता को जानना भी हो सकता है, या उद्देश्य निजी भी हो सकता है। आराम, शक्ति और इनके माध्यम से नेता और दल के अनुयायियों का सम्मान। ये मैक्स वेबर के विचार। आगे देखें जो विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए होंगे। अन्य कस्बों और शहरों से आप ऐसे ही और भी उदाहरण ले सकते हैं। निर्धनों, सेवक वर्ग, मध्य वर्ग और धनी वर्ग के हितों की पहचान करें। विभिन्न समूहों द्वारा ऋण के प्रयोग को किस प्रकार देखा जाता है। चर्चा करें कि सरकार की भूमिका के विषय में आप क्या सोचते हैं। परामर्शदाता प्रतिष्ठानों जैसे मैकेंजी की क्या भूमिका है, ये किनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। क्या आपको लगता है कि निर्धन लोग परामर्शदाता प्रतिष्ठानों की अपेक्षा राजनीतिक दलों को अधिक प्रभावित कर सकते हैं? क्या ऐसा इसलिए है कि राजनीतिक दल जनता के लिए उत्तरदायी हैं? क्या वे उन्हें नकार सकते हैं? मुंबई महानगर में विकास कार्यों के ठोस उदाहरण द्वारा हम आपको समझाएंगे कि प्रतिस्पर्धी हित कैसे कार्य करते हैं। हाल के वर्षों में देखने को मिला कि भारतीय नगरों को भूमंडलीय नगर बनाने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगरीय योजना बनाने वालों और परिकल्पना करने वालों की दृष्टि से मुंबई को तत्काल उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम से जोड़ने की आवश्यकता है। इस ओर उनका तर्क यह था कि मुंबई को एक वृत्त में घेरने के लिए एक एक्सप्रेस रिंगवे के निर्माण की आवश्यकता है ताकि वह मुक्त मार्ग शहर के भीतर के किसी बिंदु से 10 मिनट के अंदर पहुंच सके। शीघ्र प्रवेश एवं निकास तथा दक्ष यातायात विसर्जन शहर की प्रभावमय क्रियाशीलता के लिए अति आवश्यक है। कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए सड़क की भूमिका कुछ अलग भी है। वे संपर्क के मुक्त मार्ग से भी अधिक बहुत कुछ है। चाहे उन्हें अच्छा माने या बुरा, सड़कें प्राय बाजार बन जाती हैं। मेले, तीर्थ यात्रा, मनोरंजन, परिवहन और आर्थिक विनिमय जैसे विभिन्न उद्देश्य के लिए साधन बन जाते हैं। सड़क पर रहते हुए लोगों को सार्वजनिक और निजी स्थानों के बीच कोई अंतर नहीं दिखाई देता, क्योंकि वे वहीं पर खरीदना, बेचना, खाना पीना, क्रिकेट खेलना, यहाँ तक कि खड़े रहना और घूमना फिरना भी चलता रहता है। नगर की योजना बनाने वालों ने संकेत किया कि कैसे ये क्रियाकलाप यातायात को रोकते हैं और उनके सामने अवरोध पैदा करते हैं। इन अवरोधों को कम करने के लिए गरीब लोगों को शहर के बाहरी भागों में बसा दिया गया है। मैकेंजी के एक निजी परामर्शदाता द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज मुंबई विजन में ग्रामीणों का घर बनाने की योजना शहर के बाहर नमक की परत वाली जमीन पर है। उनके जीवन यापन के साधनों का क्या होगा। इन उदाहरण से गरीबों की आवाज़ को पूरी तरह अभिव्यक्त करता है।
हम वास्तव में मानव बुलडोजर और मानव ट्रैक्टर है। जमीन को सबसे पहले हमने समतल किया, हमने शहर को योगदान दिया है। हम तुम्हारे गंदगी शहर से बाहर लाते हैं। मैं भीख नहीं मांगता, मैं तुम्हारे कपड़े धोता हूँ। औरत काम पर जा सकती है क्योंकि उनके बच्चों की देखभाल के लिए हम रहते हैं। मंत्रालय, कलेक्ट्रेट, बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी, यहाँ तक कि पुलिस के लोग भी मलिन बस्तियों में रहते हैं। क्योंकि हम होते हैं तो औरतें रात में सुरक्षित घूम सकती हैं। बॉम्बे फर्स्ट जैसे समूह सबसे पहले मुंबई के वर्ल्ड क्लास सिटी होने की बात करते हैं। यह कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बन सकती है जबकि इस शहर के गरीबों को रहने की जगह नहीं। ये देखें, तस्वीर है सड़क का प्रयोग किस प्रकार से दुकानें और सड़कों पर प्रश्नावली विद्यार्थियों के लिए। हित समूह प्रकारशील लोकतंत्र के अभिन्न अंग है। चर्चा कीजिए। संविधान सभा की बहस के अंशों का अध्ययन कीजिए। हित समूह को पहचानिए। समकालीन भारत के किस प्रकार के हित समूह हैं, वे कैसे कार्य करते हैं। विद्यालय में चुनाव लड़ने के समय अपने आदेश पत्र के साथ एक फड़ बनाइए। यह 5 लोगों के एक छोटे समूह में किया जा सकता है, जैसा पंचायत में होता है। क्या आपने बाल मजदूर और मजदूर किसान संगठन के बारे में सुना है? यदि नहीं तो पता कीजिए और उनके बारे में 200 शब्दों में एक लेख लिखिए। ग्रामीणों की आवाज़ को सामने लाने से 73वां संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण। चर्चा कीजिए। एक निबंध लिखकर उदाहरण देते हुए उन तरीकों को बताइए जिनमें भारतीय संविधान ने साधारण जनता के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है, उनकी समस्याओं का अनुभव किया है। ये प्रश्नावली है, एक बार फिर से आप देख लें और इसके साथ आप देख लें संदर्भ ग्रंथ विस्तार से और अध्ययन करना है। विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना है तो इन संदर्भ ग्रंथ का भी अध्ययन प्रतियोगी परीक्षा विद्यार्थी कर सकते हैं। इसी के साथ भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ चैप्टर पूर्ण होता है।